नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले एक बड़ी खबर, कोरोना के बेकाबू होते हालात के बीच अच्छी खबर जो आई है वो अमेरिका से आई है, जहां पर अब कोरोना वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी। जी हां, फाइजर की कोविड वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी और इस बाबत अमेरिकी नियामकों ने जरूरी मंजूरी दे दी है। भारत में भी तीसरी संभावित लहर को लेकर डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया है कि इस दौर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो इस लिहाज से फाइजर की वैक्सीन पर बात आगे बढ़ती है तो भारत के लिए यह सही और अच्छा कदम होगा। भारत में जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी को देखते हुए बच्चों में भी अब इस तरह के कुछ लक्षण दिख रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अगली लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में अगर फाइजर बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी देता है तो ये एक अच्छी खबर होगी। फिलहाल अमेरिका में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। 12 साल तक के बच्चों को फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। 12 से 15 साल तक के बच्चों को अब ये वैक्सीन लगेगी। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी। गीता, देखिए, ये खबर ऐसे समय में आई है जब सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर भी अब मंडराने लगा है। जी बिल्कुल नवजोत, बहुत ही अहम खबर है क्योंकि इस बार देखा गया है कि बच्चे बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड थे और जो 2000 यूएस वॉलंटियर्स थे जो 12 और 15 साल के बीच के वॉलंटियर्स थे, उनमें ये काफी सक्सेसफुल पाया गया और काफी स्ट्रांग प्रोटेक्शन मिला है उन बच्चों को। इसीलिए 12 से 15 साल की उम्र के टीनेजर्स को अब फाइजर वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है। देखना ये होगा कि भारत में कब बच्चों के लिए अप्रूवल होगा, क्योंकि इस बारी नवजोत भारत में भी काफी सारे बच्चे अफेक्टेड है और काफी सीरियसली अफेक्टेड भी है। तो पहला कदम बच्चों को भी इंक्लूड करने में, लेकिन 12 से कम उम्र के लिए अभी भी वैक्सीन नहीं बने हैं और या फिर अप्रूवल नहीं है। लेकिन जो यंगर टीनेजर्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन आ चुका है अमेरिका में। ये बहुत ही बड़ी खबर है, पहला कदम है। देखना होगा कि भारत में कब आता है ये वैक्सीन। बिल्कुल उसी का इंतजार है, क्योंकि गीता देखिए, जिस तरीके से अगर हम अभी के प्रकोप की बात करें या फिर डॉक्टर्स जिस तरीके से आशंका ये जता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में एक और लहर आ सकती है और उसमें सबसे ज्यादा अगर खतरे में कोई होगा तो वो बच्चे होंगे। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर, हालांकि ये भी एक अच्छी खबर है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन लगेगी, भारत के लिए भी अलर्ट वाली बात है। जी बिल्कुल नवजोत, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें एस्ट्राजेनेका के स्टडीज जो है यूरोप में, या फिर साइनोवैक जो चीन का वैक्सीन है, वो भी इसी में जुटे हुए हैं कि कैसे जो टीनेजर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जो दूसरी और तीसरी लहर की बात चल रही है उसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं और इसी डर से ये जो सारे वैक्सीन कंपनीज है वो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके जो टीनेजर्स है उनका टेस्टिंग पूरा हो और अप्रूवल मिल सके, ताकि टीनेजर्स को भी वैक्सीन लगाना शुरू हो जाए। 12 से कम उम्र वाले बच्चों को अभी भी ऐसा कोई वैक्सीन नहीं निकला है जिसको अप्रूवल मिला हो 12 से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। लेकिन 12 से कम उम्र वाले बच्चे भी नवजोत काफी अफेक्टेड है और तीसरी लहर में उनके लिए काफी खतरा है। तो इसीलिए जल्द से जल्द कोशिश यही की जा रही है कि अप्रूवल मिले ताकि बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो। बिल्कुल गीता, आपको याद होगा कि ये ठीक 1 महीना पहले इस तरह के ट्रायल्स भी शुरू हुए थे। हालांकि कैटेगरी 12 से 15 साल की रखी गई है, लेकिन जिस तरीके से जो वॉलंटियर्स आए थे उसमें 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे भी शामिल थे। क्या फिर इस तरह की कुछ उम्मीद भी आगे दिख रही है कि 12 से कम वालों के लिए भी मंजूरी आगे आने वाले समय में मिल जाएगी? आपने बिल्कुल सही कहा। फाइजर और मॉडर्ना ने जो अपने स्टडीज हैं उसमें 6 महीने से 11 साल के बच्चों को भी अपने स्टडी में रखा हुआ है, क्योंकि इन स्टडीज में ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, प्री स्कूलर्स हैं, एलिमेंट्री एज के बच्चे हैं, उनको अलग किस्म के वैक्सीन चाहिए होंगे जो अडल्ट और टीनेजर्स से काफी अलग होगा, लेकिन उनको वैक्सीन लगाना जरूरी होगा क्योंकि तीसरी लहर उनके लिए काफी खतरे की वो बात हो सकती है। इसीलिए चाह रहे हैं कि ये कंपनीज भी बच्चों के लिए वैक्सीन अलग से बनाना शुरू करें। गीता, नजर आप बनाए रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। गीता मोहन मेरी सहयोगी जानकारी दे रही थी।
तो कोरोना से जान खतरे में है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ओडिशा के गंजाम की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सारे कायदे कानून भूलकर लोग कलश यात्रा के लिए निकले और बिहार निकल पड़े। सैकड़ों महिलाएं लॉकडाउन के बीच बाहर निकल पड़ी। कईयों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं था। उधर यूपी के बदायूं की तस्वीर भी देख लीजिए। एक धार्मिक समारोह में भीड़ उमड़ी और ऐसी उमड़ी कि सांसों पर संकट आ गया। मुस्लिम धर्मगुरु के इंतकाल के बाद आखिरी यात्रा में भीड़ नहीं मानी और तमाम नियमों को भूलकर सड़कों पर आ गई। और उधर ईद की खरीदारी के लिए वाराणसी की भी तस्वीर देखिए। वहां पर भी लोग ऐसे उमड़े कि सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को ख्याल ही नहीं रहा। तमाम नियम कायदे हवा हो गए। हजारों लोग बाजार में मौजूद नजर आए। और ये हालात तब हैं जब लॉकडाउन है। 7 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था लॉकडाउन। हालात तब हैं इस तरह के। शिवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, सवाल तो उठेंगे ही। पुलिस प्रशासन पर ये जिम्मेदारी है कि लॉकडाउन का पालन करवाया जाए, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां करती हैं। चलेंगे शिवेंद्र के पास, लेकिन ये हालात देख लीजिए लग रहा। और शिवेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? बात करीब जी बिल्कुल आ रही है नवजोत। मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में है उसमें लॉकडाउन की वजह से संख्या में कमी आई, लेकिन जिस तरह के बदायूं और बनारस शिवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। शिवेंद्र, लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे पहली बात, क्योंकि जिम्मेदारी अपनी बनती है जिसका एहसास शायद यहाँ पर किसी को नहीं है। दूसरा, सरकार लॉकडाउन जरूर लगवा रही है इसलिए ताकि संक्रमण में कमी लाई जा सके, ताकि केसेस को और कम किया जा सके। बावजूद इसके ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही लोग खुद इस बात को मानने को तैयार हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज है और ये एक जानलेवा भी है। और इसी से किस तरीके से इतनी जानें लोगों की जा रही हैं। बाजारों में देखिए किस तरीके से खरीदारों की भीड़ है। ओडिशा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, बदायूं की तस्वीर देख लीजिए, वाराणसी की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर। इसके अलावा मास्क जैसी चीजें शायद किसी को पता ही नहीं है। तो ये हालात है ऐसे समय में जब लॉकडाउन है, जब तमाम चीजें बंद हैं, बाजार बंद हैं। कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ही बाजार खुलते हैं। और ऐसे में इन बाजारों की एक तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए, केसेस को कम करने के लिए सख्तियां बरती जरूर जा रही हैं, लेकिन आम लोग, आम जनता खुद ही समझने को तैयार नहीं है। वाराणसी की तस्वीरें, बदायूं की तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो भी देखिए वहां पर हालात किस कदर हैं। भीड़ इतनी ज्यादा वहां पर। धर्मगुरु के जनाजे पर लोग कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बदायूं की तस्वीरें। और देखिए लॉकडाउन है, पाबंदियां हैं, 144 है। बावजूद इसके लोगों को इस बात का कतई एहसास नहीं है कि महामारी फैली हुई है। और ऐसे में पहली बात सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरी बात मास्क, दोनों का पालन करना जरूरी है। घर में रहना ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की हैं, जहां पर मुस्लिम धर्मगुरु की अंतिम यात्रा के दौरान लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आप देख सकते हैं कि धर्मगुरु के जनाजे में उमड़े जनसैलाब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद सलीम का रविवार को इंतकाल हो गया। जैसे ये खबर लोगों को पता चली, उनके अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए बदायूं पहुंच गए। फिर क्या हुआ आप तस्वीर में देख सकते हैं।
न तो किसी के चेहरे पर मास्क है और न ही किसी को कोरोना के संक्रमण फैलने का डर। सोचिए, अगर एक भी शख्स कोरोना से संक्रमित हुआ तो वो इस भीड़ में मौजूद होगा तो कितनों को संक्रमित कर देगा। अब ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। यहाँ पर कांग्रेस नेता के भतीजे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। ये तब है जब छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। आप देख सकते हैं, पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता के घर हुई पार्टी में ही लॉकडाउन के नियम तोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई हैं, जहां पर शादी के जश्न में लॉकडाउन के नियम की धज्जी उड़ाई गई। बाकायदा स्टेज पर डांस चल रहा है और शादी समारोह में आए लोग महामारी से एकदम बेफिक्र हैं। अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। कोरोना की सबसे भयानक लहर का कहर जारी है, बावजूद इसके लोगों की जानलेवा लापरवाही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इस बीच हम आपको देश भर के आंकड़े भी दिखा देते हैं, हालात क्या है, किस कदर 3 लाख के पार फिलहाल मामले जा चुके हैं और मौत का आंकड़ा 3000 के पार है। हालांकि मामले जरूर घटे हैं, लेकिन इसको कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि लॉकडाउन का असर जरूर देखने को मिल रहा है। देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले घटे हैं, 24 घंटे में 3,29,942 नए मामले सामने आए हैं और मौत का आंकड़ा 3000 के पार, 3,876 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। तो घटने लगे हैं कोरोना के आंकड़े, संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे दो सहयोगी कुमार कुणाल और सौरभ बक्तानिया दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से सौरभ जानकारी देंगे, दिल्ली से कुणाल। दिल्ली की तस्वीर और हालात के बारे में अगर कुणाल बात करें तो एक तरफ हालांकि मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन सियासत उसी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मौजूद है दिल्ली में और हर जगह जो है सियासत जिस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि मामलों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर दी थी, लेकिन अब जब लग रहा है कि ऑक्सीजन की किल्लत कमी होगी, तब वैक्सीनेशन पर सियासत दिल्ली में शुरू हो गई है। और दिल्ली में खासतौर पर इस तरीके से सियासत हो रही है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जितने वैक्सीन हमने मंगवाए थे उतना केंद्र ने दिया नहीं। केंद्र ने कहा कि आपने जो मैनेजमेंट में गड़बड़ी की है उसकी वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग रहे हैं। अभी हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो हालांकि दिल्ली से बिल्कुल सटे गाजियाबाद के बॉर्डर के इलाके की है। वैक्सीन यहाँ भी लग रहा है और आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से जो कतार है वो कितनी लंबी हो गई है। यहाँ पर अभी जो वैक्सीन सेंटर का दरवाज़ा भी नहीं खुला है, 9 बजे तक खुलना चाहिए था, अब जाकर के 10 बजे से भी ज़्यादा हो गए हैं और लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है यहाँ कतार में इंतजार करते हुए, लेकिन लोगों को मिल नहीं रही है, मुश्किल लोगों को पेश आ रही है। कितनी देर से आप लोग लगे? मैं सुबह 8:30 बजे से आया हूँ। 9 से 11 बजे के स्लॉट टाइम में मेरा टाइमिंग था जो मैंने बुक कराया था कल, लेकिन यहाँ पे इस तरह की अव्यवस्था है कि कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी आप देख सकते हैं कि करीब 10:15 का टाइम है और अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। और दिक्कत क्या है कि जब आप लॉकडाउन लगाते हैं तो आप तो तमाम जो व्यवस्थाएं करते हैं, कहते हैं क्या कि भीड़ नहीं, अभी भी हम दिखा रहे थे बरेली बदायूं की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर, लेकिन अब बताइए कि ये जो लाइन है यहाँ पर तो लोग वैक्सीनेशन के लिए, बचाव के लिए लगे हुए हैं, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब ऐसी इसके साथ एक और चीज ऐड ऑन कर देते हैं, इसके साथ एक और चीज, क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जब लॉकडाउन लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो यही लाइन कही थी कि हम तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं और जितनी चीजें उनको दुरुस्त करेंगे। लेकिन दिल्ली से सटा ये इलाका है, हालात यहाँ भी इस तरह के हैं। मुंबई की तस्वीर क्या है सौरभ? देखिए नवजोत, सबसे पहले तो केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, ये राहत भरी सांस देता है हमें, लेकिन कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि टेस्टिंग काफ़ी कम हो रही है। तो इस पर जब हमने नवजोत बीएमसी से बात की तो उन्होंने ये कहा है कि टेस्टिंग इसलिए कम दिख रही है क्योंकि सच में केसेस कम हुए हैं, आंकड़े कहीं ना कहीं छुपाए नहीं जा रहे। जितने भी सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक और हाई ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट्स हैं उनका टेस्टिंग किया जा रहा है, टेस्टिंग में कहीं भी कमी नहीं हो रही है। अब दूसरी बात करें वैक्सीनेशन के लिए, कल ही जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक और बैठक बुलाई थी और उन्होंने देखा
कि जिस तरीके से देश में किल्लत है वैक्सीन की, मुंबई में तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है, तो ग्लोबल टेंडर्स इशू करके अब जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे फाइजर हो गया, स्पुतनिक हो गया, हाँ। उनके साथ लगातार बात चल रही है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मुंबई और महाराष्ट्र के लिए आ सके, ये बात चल रही है। अब दूसरी सबसे अहम बात कि लॉकडाउन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, या लॉकडाउन पूरी तरीके से जैसा चल रहा है वैसा बढ़ाया जाए, या कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट किया जाए, क्योंकि मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं, तो शायद ऐसा नजर बनाए रखिए। बिल्कुल हम लौटेंगे। कुमार कुणाल, शुक्रिया आपका भी। और इस बीच बिहार की भी एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। कोरोना मरीज के घर की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि अस्पतालों में क्या इंसानियत भी अब वेंटिलेटर पर है। भागलपुर से पटना तक एक पत्नी ने पति को बचाने में सब कुछ झोंक दिया। पति तो नहीं बचा, लेकिन उस दौर की यादें कोरोना से ज्यादा खौफनाक हैं। आंखों में आंसू लिए ये सिर्फ एक महिला के दर्द की दास्तान नहीं है, ये बिहार के उस पूरे स्वास्थ्य सिस्टम के स्याह चेहरे की कहानी है जो कोरोना की मार से कराह रहा है। शहर शहर में इलाज के बिना लोग दम तोड़ रहे हैं, और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मिल भी रहा है, उनकी कहानी ऐसी है जिसे सुनकर कलेजा कांप उठेगा। हस्बैंड का मैसेज मुझे आ रहा है, ये लोग मार देंगे, आ जाओ। शाम में अचानक से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब होने लगी सर। इस रोड पे ऐसे लेट, जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, अचानक से मैंने सबको कहा इनका मास्क ठीक से लगा हुआ है ना, मास्क तो नहीं लीक कर रहा ना। सब कह रहे नहीं ठीक है ठीक है। फिर मेरी दीदी गई दौड़ के डॉक्टर को बुला के लाई, जो मास्क लगा हुआ था सर, वो डॉक्टर क्या बोलते थे सर पता है कि हम लोग नहीं सोएंगे क्या। रुचि शर्मा नाम की ये महिला अपने पति की जान बचाने के लिए 26 दिनों तक भागलपुर से पटना के अस्पतालों में धक्के खाती रही। उनके पति की जान तो नहीं बची, लेकिन उन्हें जिंदगी भर का डरावना और दर्दनाक अनुभव जरूर मिल गया। महिला के पति की तबीयत बिगड़ी तो पहले उन्हें भागलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ इलाज के नाम पर जैसी लापरवाही दिखी कि लगा पति की जान पर ही बनाएगी। तो मैंने बोला बाबू डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है, तो उसने मुझे बोला कि एकदम। पति की जिंदगी बचाने के लिए रुचि शर्मा उन्हें लेकर पटना आई। अस्पताल बदला, लेकिन हाल यहाँ भी नहीं बदल सका। डॉक्टर और अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं था। एक डॉक्टर ने, किसी ने, नर्स ने, किसी ने भी मदद नहीं किया। ग्लोकल हॉस्पिटल सर, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर का ग्लोकल हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ पे कोई केयर नहीं होता था। एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है, और ज्योति कुमार जेंट्स है वो ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर, लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। रुचि ने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, ब्लैक में ऑक्सीजन तक खरीदी, लेकिन जान नहीं बचा सकी। बिहार में मरीजों के बेहतर इलाज के बड़े बड़े दावे करने वालों की सच्चाई बताने के लिए रुचि शर्मा की कहानी कम नहीं है। ये दास्तान केवल रुचि की नहीं है, बल्कि रुचि जैसी कई महिलाएं अस्पतालों के और उसके कर्मचारियों के शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं। रुचि ने अपने पति को खो दिया है, लेकिन वो चाहती है कि जो खौफनाक मंजर अस्पतालों का व्यवहार उनके साथ हुआ है, उन्होंने देखा है, वो सबके सामने हो। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार 10,000 कैदियों को चरणबद्ध तरीके से पैरोल पर रिहा करेगी। सबसे पहले उन कैदियों को रिहा किया जाएगा जो पहले भी छोड़े गए थे और बिना किसी परेशानी के पैरोल खत्म होने के बाद वापस आ गए थे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।